चलिए दोस्तों, हम लोग गुप्त काल से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को देख रहे थे। इसमें श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय तक अब तक देख चुके हैं। आज हम लोग दोस्तों करेंगे कुमार गुप्त प्रथम से। दोस्तों ये किसका पुत्र था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था, जिसने राज को संभाला। इसका शासन काल कब से कब था? तो इसका शासन काल 415 से 455 ईस्वी तक इसका शासन रहा, कुमारगुप्त प्रथम का। दोस्तों अश्वमेध यज्ञ कुमारगुप्त प्रथम ने ही करवाया था। और इसके बाद दोस्तों इन्होंने महेंद्रदित्य की उपाधि भी धारण कर ली। इसमें ये एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया? तो दोस्तों ये बहुत बार आ चुका है, तो कुमारगुप्त प्रथम ने ही करवाया था। बस इसमें इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट राजा बना स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त का शासन काल 455 से 467 ईस्वी तक रहा। इसका दोस्तों ये पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम का। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था, जिसने राज को संभाला। इसमें नेक्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, स्कंदगुप्त के शासन काल में ही सर्वप्रथम भारत पर हुनों ने आक्रमण किया। उन्होंने आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासन काल में ही, लेकिन दोस्तों हुनों यहाँ पे हार गए। ये दोस्तों जब इन दोनों में युद्ध हुआ था तो हुनों की हार हो गई और स्कंदगुप्त की जीत हुई। इसके बाद गुप्त काल में स्कंदगुप्त के बाद ऐसा कोई भी राजा नहीं बना जिसका इतिहास में कोई चर्चा दर्ज हो। यानी कि गुप्त काल में हम लोग का जो क्वेश्चन बनता है स्कंदगुप्त तक ही बनता है और यहीं तक हमको पढ़ना है। दोस्तों स्कंदगुप्त का जो अगला राजा माना जाता है विष्णुगुप्त और भानुगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त के बाद अगला राजा बना था विष्णुगुप्त और भानुगुप्त। बस इतना ही तक आपको पढ़ना है इसमें। लेकिन इसमें आप कुछ मंदिर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। गुप्त काल में जो आगे पढ़ना है दोस्तों मंदिर के बारे में। मंदिर का निर्माण गुप्त काल से ही प्रारंभ हुआ। मंदिर बनाने का जो निर्माण माना जाता है दोस्तों वो गुप्त काल ही माना जाता है। ओके, और दोस्तों इसमें कुछ इंपोर्टेंट मंदिर हम टेम्पल बनाए हैं, लिखे हैं आपके सामने देखिएगा। विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर गुप्त काल में ही बनाया गया था, जो आपका मध्य प्रदेश यानी एमपी के जबलपुर में एक स्थान है टिगवा, वहीं पे ये मंदिर बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट मंदिर है शिव मंदिर। तो शिव मंदिर भी दोस्तों मध्य प्रदेश के नागौद में एक भूमरा नामक स्थान है, वहीं ये मंदिर का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट मंदिर है पार्वती मंदिर। तो दोस्तों पार्वती मंदिर आपका है मध्य प्रदेश के ही नचना कुठार में। और दोस्तों ये मंदिर आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन इससे बने हैं। 10 अवतार मंदिर। दोस्तों 10 अवतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, लेकिन ये आपका उत्तर प्रदेश के झांसी में देवगढ़ नामक स्थान पे ये मंदिर का निर्माण करवाया गया। और नेक्स्ट मंदिर है दोस्तों भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर। भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीतरगांव नामक स्थान पे ही ये मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, इतने मंदिर को आप ध्यान में रखिए। इसके बाद इसमें दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कशन करेंगे। गुप्त काल से रिलेटेड दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट तथ्य को भी देखना है हम लोग को, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में भी हम लोग जान जाएंगे। इसके बाद हम लोग प्रश्न भी कर लेंगे। देखिए गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता था? ग्राम। ध्यान से देखिएगा, गुप्त काल में दोस्तों प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को बोला जाता था ग्राम। और नेक्स्ट पॉइंट है भाग एवं भोग। यानी कि गुप्त काल में दोस्तों राजाओं के द्वारा भाग एवं भोग कर भी लिया जाता था। ठीक है, किसानों से कर के रूप में वसूल किया जाता था भाग एवं भोग। भाग का मतलब क्या होता है? भाग का मतलब होता है दोस्तों किसान द्वारा जो भी अनाज उपजाया जाता था, उत्पादन किया जाता था, उसका छठा हिस्सा राजा को देना पड़ता था। इसका भाग का मतलब हुआ। ठीक है, छठा हिस्सा राजा को देना है। और भोग के मतलब होता है दोस्तों किसान के द्वारा जो भी सब्जी एवं फल का उत्पादन किया जाएगा वो
कर के रूप में राजाओं को दिया जाएगा, यानी कि सब्जी एवं फलों का कर देना ही भोग कहलाया। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गुप्त काल में सोना के सिक्कों को क्या बोला जाता था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। गुप्त काल में सोना को सिक्का को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता था दिनार। और चांदी के बारे में हम बताए थे, चांदी के सिक्कों को रुपयक बोला जाता है। चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में रुपयक बोला जाता था और सोना के सिक्के को दिनार बोला जाता था। इससे रिलेटेड यानी गुप्त काल से रिलेटेड आपको नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान में रखना है, अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं में दोस्तों टोटल 29 गुफा था। ठीक है, अजंता की गुफाएं में टोटल 29 गुफा था, लेकिन वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट समय में, प्रेजेंट टाइम में दोस्तों मात्र यानी कि शेष 6 गुफा ही बचा है। अजंता की गुफाएं में टोटल कुल 29 गुफा थे, जिसमें से 6 गुफा बचा है, लेकिन दोस्तों उसमें 16 नंबर और 17 नंबर जो गुफा है, 16 नंबर और 17 नंबर जो गुफा है वो गुप्तकालीन गुफा है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। 16 और 17 नंबर गुफा गुप्तकालीन गुफा है। नेक्स्ट पॉइंट है पंचतंत्र। पंचतंत्र के दोस्तों लेखक है विष्णु शर्मा और पंचतंत्र लिखा गया है संस्कृत भाषा में। ठीक है, और दोस्तों पंचतंत्र जो है संसार का सबसे प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। फिर से बोलते हैं, पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और दोस्तों पंचतंत्र संसार का सबसे प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। इसमें कुछ और थोड़ा सा पढ़ना है दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे।